कभी कभी आदमी की दृष्टि और रणनीति सोच में समझ में दिक्कत हो सकती है। हर आदमी पूर्ण नहीं है, एक इतिहास की गलती हो सकती है राणा सांगा की। तो राणा सांगा जब देखे कि बाबर आया और इब्राहिम को हरा दिया तो उनको लगा कि ये तो भारत में जम गए तो फिर उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध किया। और का क्या कौन सी गद्दारी कर दी राष्ट्र के लिए? भाई वो तो एक रणनीति के तहत बाबर को बुलाए थे ना कि ये दोनों लड़ेंगे और वो लूटपाट करके चला जाएगा और हम जो है दिल्ली के तख्त पर। तो उनका लक्ष्य क्या था इसको देखिए ना, वो रणनीति फेल हो गई अलग बात है। तो ये बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम लोग बाबर के, भाई जब मुसलमान बाबर से अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई बाबर की जयंती मनाता है? आप बता दो, कई देश में सुना कि बाबर की जयंती मना, औरंगजेब की जयंती मनाएंगे। सद महोदय ने जो बात कह दी उन्होंने भी वही उल्टी बात कह दी कि भाई ये भी गलत बात है कि मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाए। जब बाबर से अपने को जोड़ नहीं रहा है, कोई औरंगजेब से जोड़ नहीं रहा है, तो आप उनकी औलाद का क्या मतलब? भाई बाबर तो एक व्यक्ति था, उसकी औलादें सब कहाँ हो जाएंगी? हाँ, अब सारे मौर्य क्या अशोक की औलाद हो गए या चंद्रगुप्त की औलाद हो गए? नहीं हो गए ना, वो तो एक परिवार था ना, उसी कबीले में एक व्यक्ति था। वैसे मुसलमानों में वो एक व्यक्ति था, तो उसकी सब औलादें कैसे हो जाएंगी? न उनको कोई आदर्श मान रहा है, न नायक मान रहा है, न महानायक मान रहा है। युद्ध ने एक निर्णायक स्थिति पैदा की और इसमें राणा सांगा हार गए। और इस युद्ध में उनको इतनी शारीरिक उनको चोट पहुंची कि उसी घाव से, जैसे लोग कहते हैं 80 घाव थे उनके शरीर में, और उनकी वीरगति को प्राप्त हो गई। राणा सांगा एक तो इतने बहादुर आदमी, हाँ, उनको गद्दार कैसे कहा जा सकता है? हाँ, और कोई व्यक्ति का बुरा और अच्छा काम एक व्यक्ति का है ना, उस मध्यकालीन जो कल्चर थी, संस्कृति, उसके अनुसार आप इतिहास की व्याख्या को आज के अनुसार नहीं कर सकते। अब आप कहो कि भाई चंद्रगुप्त के शासन में लोकतंत्र नहीं था, तो नहीं था भाई, क्यों? कैसे लोकतंत्र हो जाएगा? उस समय राजतंत्र था। लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय ने गलती की तो हमारे करणी सेना वाले और गलती की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर देते, तलवार लहराने की क्या बात है? आज जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कब वो बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे? कोई गारंटी नहीं। कब वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे? कोई भरोसा नहीं। तो क्या इसको गद्दारी कही जाए? साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान तपेंद्र प्रसाद सर। तपेंद्र प्रसाद सर से हम बात करेंगे कि जो राणा सांगा को लेके जो विवाद इस समय चल रहा है, जिसको करणी सेना ने अपनी ताकत दिखाई, उधर रामविलास सुमन जी कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब तपेंद्र सर से जानें कि तपेंद्र सर इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तपेंद्र सर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। चाहे किसी तरह का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, और देश की राजनीति क्या हो, देश में किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, उस पर भी अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। लेकिन अभी बात करेंगे जो रामविलास सुमन जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि गद्दार राणा सांगा, उसको लेके बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी कि आपने एक बड़े महत्वपूर्ण और जो इस समय बड़ा पूरे देश में एक बड़े असंतोष, बवाल और एक कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाला एक समसामयिक इस समय प्रकरण चल रहा है। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप साक्षात्कार के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद, और आपके क्लाउड न्यूज़ के दर्शकों को सादर अभिवादन। सर क्या कहेंगे जो विवाद चल रहा है? 12 अप्रैल को आगरा में भी ताकत दिखाई करणी सेना ने, तलवारें लहराई, बहुत सारी उन्होंने रामविलास, उससे पहले रामविलास सुमन जी घर पर तोड़फोड़ होगी, वो दिल्ली में थे। तो इस तरह की जो हालात हैं, क्या इन पे किस तरह से, क्या नज़रिया आपका? क्योंकि ये देखा जाए तो संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में चीज़ें किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पार्लियामेंट में एक बात सांसद ने कही, रामजी लाल सुमन जी ने कही, और यद्यपि पार्लियामेंट में जो बात सांसद लोग कहते हैं, संवैधानिक रूप से छूट है कि उनको कोई कार्रवाई, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी, और वो उस दिन प्रोसीडिंग से वो बात निकाल भी दी गई। लेकिन समस्या यह है कि सांसद एक बहुत जिम्मेदार पद होता है, तो अगर आपको पार्लियामेंट में छूट है तो इसका अर्थ नहीं हुआ कि आप जो चाहे जो कह दें। और राणा सांगा एक इतिहास के व्यक्तित्व हैं और सिसोदिया वंश के हैं, आप जानते हो। और राणा सांगा एक बहुत बहादुर व्यक्तित्व थे, बड़े स्वतंत्र चेतना के व्यक्तित्व थे, और वो अपना इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, बाद में फिर बाबर के विरुद्ध निरंतर लड़ाई लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते ही घायल होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। एक ढंग से वीरगति को प्राप्त हुए, जैसे कि पहले राजपूतों का था कि पीठ नहीं दिखाना है, युद्ध में मृत्यु भले हो जाए। तो एक बहादुर आदमी थे। तो कुछ चीज़ें लेकर के, जैसे ये कहा गया कि भाई मुग़ल उस समय आए थे
अब उस समय तो इब्राहिम लोदी भी विदेशी था। मतलब देश में जो भी आता है वो सब विदेशी होता है। एक ढंग से माना जाए तो आर्य भी विदेशी थे भाई, जो बाहर से आए वो सब विदेशी है। लेकिन ये विदेशी धीरे धीरे इस समाज में घुल मिल गए तो सब यहीं के हो गए। तो अब तो कोई विदेशी नहीं रहा। और ज़रूरी नहीं कि जो उनके योद्धा थे या जो राजा थे, जो महाराजा थे, उसके साथ आज का समाज अपने को आइडेंटिफाई भी करता है। अब जैसे मुस्लिम समाज में आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, आपको शायद मालूम हो कि कहीं शाहजहाँ की जयंती मनाई जाती हो, कहीं बाबर की जयंती मनाई जाती हो, कहीं अकबर की जयंती मनाई, कहीं औरंगजेब की जयंती मनाई जाती हो, कहीं इब्राहिम लोदी की जयंती मनाई जाती हो, कहीं अलाउद्दीन की जयंती, तो कहीं नहीं मनाई जाती ना। यानी आज का मुसलमान अपने को इन शासकों के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता। लेकिन अब ये चूँकि मुस्लिम थे तो इनका जो आचरण हुआ, जो लोगों को कष्ट पहुंचाया, भाई तलवार के बल पर शासन करने आए थे तो तलवार से तो गर्दन काटेंगे ही। जो भी राजा महाराजा थे पूरे दुनिया में उस समय का यही नियम था। कोई लोकतंत्र तो था नहीं उस समय। तो सत्ता मतदान से तो नहीं तय होती थी ना, उस समय तो शक्तिदान से, यानी तलवार से तय होती थी। तो जो भी लड़े, राजपूत आपस में लड़े, वो एक दूसरे का खून बहाए। तो राणा सांगा एक व्यक्ति हैं, एक इतिहास के पुरुष है। और चूंकि अब जैसा मैंने कहा कि जो लंबे समय तक रहता है वो देसी हो जाता है, जो नया आता है वो विदेशी हो जाता है। जैसे आर्य आए वो भी विदेशी, फिर वो देसी हो गए। इसके बाद शक आए, हूण आए, कुषाण आए, वो भी देसी हो गए आज। इसके बाद हूण आए। अब जैसे राजपूतों का जो तमाम जो प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, जो इतिहास के स्थापित मान्यताएं हैं, उसमें यह है कि इस देश के तमाम आदिवासी कबीलों से जो लड़ाकू या युद्ध के लिए जाने जाते थे, या उसमें से कोई काबिल व्यक्ति निकल आया, उनके बीच से, और जो हूण आए हमारे, उनके बीच से राजपूत का एक राजपूत समाज का एक उदय हुआ। तो ये माना जाए कि अगर हूणों से उदय हुआ तो ये भी विदेशी है, लेकिन बाद में देसी हो गए। इसके बाद मुस्लिम आए, तो जब आए थे तो वो विदेशी थे, आज वो भी देसी हो गए। हो सकता है अंग्रेज़ अगर ये तय करते कि भैया हम शासन नहीं करेंगे, हम तो यहीं रहेंगे भाई, रहने दो, हाँ, और बाकी शासन, वो तो हो सकता है आज वो भी देसी हो गए होते। तमाम गोवा में पुर्तगाली परिवार आज देसी हो गया है, हाँ। तमाम जो अंग्रेज़ों ने यहाँ शादियाँ की, उनसे जो इंग्लो इंडियन पैदा हुए, आज वो देसी हो गए हैं। तो देखिए, मानव का जो इतिहास है देसी विदेशी का, वो सभी जानते हैं कि मानव पहली बार अफ्रीका में पैदा हुआ, और अफ्रीका से भारत में भी 60-70 हज़ार साल पहले आया। दक्षिण भारत में भी आया, समुद्र के किनारे किनारे पश्चिम में आया, और पश्चिमोत्तर भारत से भी आया, और पूरे देश में, वहाँ से पूरे विश्व में, देश क्या पूरे दुनिया में, मतलब पूरे पृथ्वी पर वहीं से माइग्रेशन हुआ। अब आज जो हैं, जिसे बुद्धिमान मानव कहा जाता है, तो बुद्धिमान मानव तो मूलतः उसी अफ्रीकी मूल का है। तो दुनिया में सभी विदेशी हैं, यानी अगर अफ्रीका के मूल को छोड़ा जाए तो सभी विदेशी हैं। तो ये देसी विदेशी का कंसेप्ट एक काल, समय, परिस्थिति के अनुसार उसकी व्याख्या की जाती है। और अब जैसा कि बात हुई, बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम लोग बाबर के, भाई जब मुसलमान बाबर से अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई बाबर की जयंती मनाता है? आप बता दो, कई देश में सुना कि बाबर की जयंती मना, औरंगजेब की जयंती मनाएंगे। लेकिन विवाद तो सर वहीं से शुरू हुआ है ना। देखिए, विवाद इसलिए शुरू होता है कि जैसे किसी धर्म के व्यक्ति ने कोई धार्मिक स्थल बनाया है, अगर उसके नाम से एसोसिएट है तो वो उसके नाम से तो जुड़ा है ही, साथ साथ एक समाज से भी जुड़ा हुआ है ना। तो अब आप मान लीजिए किसी मस्जिद का नाम औरंगजेब के नाम पर है, अब आप उसको ढहाना चाहेंगे, मकबरा औरंगजेब का ढहाना चाहेंगे, तो मकबरा मान लो कोई सूफी संत बगल में है या कोई बात है, तो आप व्यक्ति के नाम पर किसी पूरे समाज को आप उत्पीड़ित नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद महोदय ने जो बात कह दी, उन्होंने भी वही उल्टी बात कह दी कि भाई ये भी गलत बात है कि मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाए। जब बाबर से अपने को जोड़ नहीं रहा है, कोई औरंगजेब से जोड़ नहीं रहा है, तो आप उनकी औलाद का क्या मतलब? भाई बाबर तो एक व्यक्ति था, उसकी औलादें सब कहाँ हो जाएंगी? हाँ, अब सारे मौर्य क्या अशोक की औलाद हो गए या चंद्रगुप्त की औलाद हो गए? नहीं हो गए ना।
वो तो एक परिवार था ना, उसी कबीले में एक व्यक्ति था। वैसे मुसलमानों में वो एक व्यक्ति था, तो उसकी सब औलादें कैसे हो जाएंगी? न उनको कोई आदर्श मान रहा है, न नायक मान रहा है, न महानायक मान रहा है, न उनका कोई मतलब उनके नाम पर कोई उत्सव मना रहा है, जन्मदिन मना रहा है, जैसे मैंने बताया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये देखिए कि राणा सागा के नाम पर एक जाति को कैसे आप गद्दार पूरी, जैसे उन्होंने कहा ना कि आप जो है मतलब फला मतलब राणा सांगा गद्दार राणा सांगा की औलाद है। तो भाई वही बात कि कीचड़ का जवाब कीचड़ से देना शुरू कर दिया इन्होंने। तो भाई राणा सांगा एक तो इतने बहादुर आदमी, हाँ, उनको गद्दार कैसे कहा जा सकता है? हाँ, और कोई व्यक्ति का बुरा और अच्छा काम एक व्यक्ति का है ना, उस मध्यकालीन जो कल्चर थी, संस्कृति, उसके अनुसार आप इतिहास की व्याख्या को आज के अनुसार नहीं कर सकते। अब आप कहो कि भाई चंद्रगुप्त के शासन में लोकतंत्र नहीं था, तो नहीं था भाई, नहीं था। क्यों? कैसे लोकतंत्र हो जाएगा? उसमें राजतंत्र था, उस समय राजतंत्र था। आप ये कहिए कि फूल बांट करके राज्य का विस्तार क्यों नहीं किया भाई? बड़े रक्त पिपासु लोग थे, तो जितने राजे महाराजा रहे हैं सभी रक्त पिपासु रहे हैं, सभी अपने भाइयों की भी हत्या की, भतीजों की भी हत्या की, तमाम अपने ही लोगों के बीच राज्य विस्तार के लिए अपने लोगों के बीच ही तो विस्तार किए ना। भाई चंद्रगुप्त मौर्य विस्तार कर रहे थे तो क्या वो यूनान पर आक्रमण करने गए? अपने देश में ही तो बाकी लोगों को जीते अशोक जीते कलिंग में, तो वो भी तो देश का एक हिस्सा था। तो रक्तपात किसका किया? अपने ही लोगों का तो रक्तपात किया। तो उस समय की ये सत्ता के विस्तार की एक प्रक्रिया थी। अब उस प्रक्रिया को आज के नज़रिए से, आज के लोकतंत्र से, आज के जो एक मानवीय लिबरल उदारवादी दृष्टिकोण है, उससे देखना तो ये ठीक नहीं है। राणा सांगा बहुत बहादुर आदमी थे। जैसे कहा जाता है भाई कि बाबर को उन्होंने निमंत्रण दिया। अब निमंत्रण क्यों दिया, इस पर भी तो उनकी दृश्य विश्लेषण होना चाहिए। पहले तो मात्र इसका बाबरनामा में उल्लेख है, और कहीं राजस्थान के खुद के लिटरेचर में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। मान लो बाबरनामा में बाबर ने हो सकता है शरारतन उल्लेख कर दिया हो कि भाई हम थोड़ी आते, हमको तो राणा सांगा ने बुलाया। और चूंकि राणा सांगा और उस समय के जो लोधी वंश था यहाँ का, दोनों की तनातनी रहती थी, तो एक ढंग से बाबर का भी माना जाता है कि उसने एक सातिर दिमाग से कहा कि भाई हम तो आते ना, क्या करें भाई, ये तो राणा सांगा ने बुला लिया। दूसरे ये भी हो सकता है कि राणा सांगा का एक कैलकुलेशन रहा हो, भाई उनका तो ये था कि पूरे देश में दिल्ली की तख्त पर कब्जा करना था। भाई मुसलमानों ने, विदेशियों ने, उस समय तो मुसलमान विदेशी ही थे ना, इन विदेशियों ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर रखा। हमारे पुरखों, भाई राजपूत वहाँ भी थे, पहले चौहान वंश पृथ्वीराज का कब्जा कर रखा है। तो हम इनसे मुक्त करा करके हम एक बड़ा साम्राज्य एम्पायर देश में खड़ा करेंगे। तो उस एम्पायर को खड़ा करने के उद्देश्य से उन्होंने ये भी रणनीति बनाई हो कि भाई ये परेशान है, इसको तो लूटपाट चाहिए, धन दौलत चाहिए, इसको कहते हैं ये इब्राहिम लोदी से लड़ेगा, लूटपाट करके वापस चला जाएगा और ये कमज़ोर भी हो जाएगा, और फिर मैं इसको दिल्ली पर कब्जा कर लूँगा। अब ये एक मिसकैलकुलेशन हो सकता है, कभी कभी आदमी की दृष्टि और रणनीति सोच में समझ में दिक्कत हो सकती है, और आदमी पूर्ण नहीं है, एक इतिहास की गलती हो सकती है राणा सांगा की। तो राणा सांगा जब देखे कि बाबर आया और इब्राहिम को हरा दिया तो उनको लगा कि ये तो भारत में जम गए। तो फिर उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध किया, और 2 युद्ध हुए राणा सांगा और बाबर के बीच। ये फरवरी 1527 में इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त कर बयाना के किले पर कब्जा कर लिया। ठीक। दूसरा युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ, ये 16-17 मार्च 1527 में हुआ। इस युद्ध ने एक निर्णायक स्थिति पैदा की और इसमें राणा सांगा हार गए, और इस युद्ध में उनको इतनी शारीरिक उनको चोट पहुंची कि उसी घाव से, जैसे लोग कहते हैं 80 घाव थे उनके शरीर में, और उनकी वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये जो विवाद है, राणा सांगा इतने बहादुर आदमी, और राणा सांगा के साथ उस समय के जितने राजपूत राजा थे, बीकानेर के, मारवाड़ के, मेड़ता के, नागौर के, आमेर के, जगनेर के, बूंदी के, चंदेरी के, बांगड़ के, और गोगुंदा, सदरी, रायसेन, श्रीनगर, देवलिया, अलवर, सारे लोगों ने उनका सहयोग भी किया। 1-2 राजपूत राजे तटस्थ रहे,
और कुछ अफ़गानी लोगों ने भी उनका साथ दिया। वो भी बाबर को नहीं चाहते थे कि देश में मतलब टिके, लेकिन अब दूसरे युद्ध में, खानवा के युद्ध में हार गए राणा सांगा। तो अब राणा सांगा के बहाने आप एक जो सिसोदिया वंश का इतना बड़ा वीर रहा हो और जिनको कभी मृत्यु भय नहीं रहा, लोगों को निडर मृत्यु भय, हाँ, तो ऐसे लोगों को आप आज के उसमें क्या गद्दारी का क्या कौन सी गद्दारी कर दी राष्ट्र के लिए? भाई वो तो एक रणनीति के तहत बाबर को बुलाए थे ना कि ये दोनों लड़ेंगे और वो लूटपाट करके चला जाएगा और हम जो है दिल्ली के तख्त पर। तो उनका लक्ष्य क्या था, इसको देखिए ना। वो रणनीति फेल हो गई अलग बात है, लेकिन अगर वो इतने प्रेमी थे बाबर के कि बाबर को बुला करके देश में स्थापित करना है, तो फिर दो लड़ाई उससे क्यों लड़ते? और खानवा के युद्ध में लड़ते लड़ते उनको वीरगति, और सारे राजपूत राजा उनके साथ सहयोग किए, खड़े रहे। राजनीति के लिए सर आज भी तो राजनीति देखते हैं कि काल परिस्थिति के अनुसार आज भी देखो, कभी कोई बीजेपी साथ में आता है, कभी कांग्रेस आता है, ये तो आज भी हो रहा है। रणनीति का हिस्सा तो आज भी चल रहा है ना, कभी कोई भाजपा से खड़ा होता है, कांग्रेस साथ। आप ये देखिए कि आज जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कब वो बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे, कोई गारंटी नहीं। कब वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, कोई भरोसा नहीं। तो क्या इसको गद्दारी कही जाए? नहीं कह सकते भाई। राजनीति में तमाम कूटनीति होती है, तमाम कूटनीति, चाणक्य नीति भी होती है ना। तो इसको चाणक्य नीति एक माना जाए कि भाई वो चाहते थे कि ये शत्रु हैं दोनों, ये दोनों लड़ जाएंगे तो एक निपट जाएगा और बाबर चला जाएगा। उनका कैलकुलेशन गलत हो गया, तो उल्टा हो गया। अब इस बयान के दूसरे पहलू पर जाइए। आज समाजवादी पार्टी पूरे देश में शोर कर रही है। करड़ी सेना ने किया, वो भी गलत किया। भाई आप इसको विरोध करते, विरोध का अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विरोध की आज़ादी है, लेकिन आप तलवार लहरा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में इस ढंग से, वो भी लोकतंत्र है, वो भी लोकतंत्र है, आप इस ढंग से तलवारें लहरा करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? हाँ, तो जब आप तलवारें लहराओगे तो आपके फिर पुराने इतिहास को भी लोग कहते हैं कि भाई अगर आप कायदे से तलवार लहराए होते तो ये सब ना होता। हाँ, संगठित हो करके अगर सारे राजपूत राजा लड़े होते व्यवस्थित ढंग से, हाँ, तो मुगल ना आते। तो आज स्वतंत्र भारत में जब मिलजुल जुलकर रहने की संस्कृति है, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, तो आप और सपा उसको ठाकुर बनाम, करड़ी सेना बनाम दलित का मुद्दा बना रही है। भाई समाजवादी पार्टी से, जैसे मैंने कहा, पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से ये पूछिए कि आप माननीय सांसद जी के बयान से सहमत हैं कि असहमत हैं? पहले तो ये बताइए। दलित ने बोला, पिछड़ा ने बोला, अगड़ा ने बोला, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी पार्टी सांसद हैं, आपके पार्टी के सांसद हैं, तो क्या ये बयान आपके पार्टी का है या पार्टी उनके बयान को मात्र व्यक्तिगत बयान मानती है? आपकी पार्टी उनके बयान से पल्ला झाड़ती है? आप तो सिर्फ दलित के नाम पर कूद रहे हैं ना कि भाई दलित का विरोध कर रहे हैं। हाँ भाई, मुख्य चीज़ है उस सांसद ने जो बात कही है, आपके पार्टी के सांसद ने, तो सांसद महोदय ने जो बात कही है उस बात पर आपका क्या स्टैंड है? उस पर नहीं। और इस ढंग से अब जैसे मान लो कौन सी ऐसी जात बिरादरी है इंडिया में जिसके लोग अंग्रेज़ों के साथ नौकरी नहीं किए, अंग्रेज़ों के ज़मींदार नहीं रहे, तमाम राजे महाराजे रहे, तो क्या उनको गद्दार की संज्ञा दे दी जाए? हाँ, मुग़लों के साथ आज जो तमाम बीजेपी में राजे महाराजे काम कर रहे हैं, मुग़लों के साथ वो दरबारी रहे कि नहीं, मनसब रहे कि नहीं, उनको हारमोनियम तबला बजाकर गाना बजाना चुटकुले सुनाते रहे कि नहीं सुनाते रहे? तो क्या आज उनकी सारी बिरादरी गद्दार है? नहीं। तो व्यक्तियों से समाज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हाँ, और राणा सांगा के प्रकरण को लेकर के तो एक वाहियात बात की गई। भाई आप जो है इतने बड़े योद्धा का, जो कि उस समय विदेशी ताकतों से लड़ता रहा, ये अलग बात है कि जो लड़ने का उनका सलीका था, भाई जो मध्ययुगीन था वही कर सकते थे। उनके पास तोपें थी, हमारे पास तलवारें थी, और तोपों के आगे तलवारों को हार जाना। उनका घुड़सवारी का मतलब ज़्यादा वो था, हमारे लोग हाथी से लड़ा करते थे, मतलब घोड़े का उतना, भाई वो मध्य एशिया से आए थे, अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे तलवार और तोपों का प्रयोग। बाबर ने, आपको पता होगा कि पहली बार इस देश में तोपों से लड़ाई की, जो भारतीयों के लिए नई चीज़ थी और जिसको भारतीय लोग नहीं झेल पाए, भारतीय लोग जिसको नहीं झेल पाए। तो
युद्ध की तकनीक और तमाम चीज़ें होती हैं जो विजय के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे अंग्रेज आए, उनके पास बंदूकें थी, हाँ, समय तो चीज़ें बदलती रही। अब आप जैसे देखिए टीपू सुल्तान थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने फ्रांसीसियों से मदद ली, तो क्या कहेंगे, उनको गद्दार कह देंगे? भाई राजे महाराजे थे उस समय, जिसको जहाँ जैसे समझ में आता था वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन राजनीति में बनता रहता था। तमाम राजपूत राजा है, जैसा मैंने कहा, मुगलों के साथ वो रहे, काम किया, एसोसिएट रहे, लड़ाई लड़े, सेनापति रहे, तो क्या वो गद्दार हो गए? उनकी पूरी जात गद्दार हो गई। तो ये फालतू का बहस है और इतिहास का एक मिस इंटरप्रिटेशन है। और आज जबकि हमारे देश में वी द पीपुल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया हम सब मिलजुल करके रहें, एक बेहतर समाज बनाए, बेहतर जात बनाए। अच्छे बुरे तो हर जात बिरादरी में होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। भाई जो बुरे लोग हैं उनकी प्रशंसा न करो, जो अच्छे लोग हैं उनकी प्रशंसा करो, लेकिन अच्छे बुरे से पूरे समाज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। और समाजवादी पार्टी इसको खामखा दलित का जैसे ये राम जी लाल सुमन का व्यक्तिगत मुद्दा हो। अरे भाई ये भी तो बताओ, उनके जितने प्रवक्ता हैं आप कभी पूछिए ना कि आपके पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर, हैं? पार्टी का क्या स्टैंड? पार्टी स्टैंड की तो बात नहीं करते। जब भी अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा छोड़ो करनी वरनी सेना, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। जो बीजेपी आरएसएस की सेल है उसके ये है, मतलब इस तरह के बातें तो वो करते रहते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर नहीं बोलते। देखिए ऐसा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में चल रही है, चाहे जो हो, मतलब आप अगर किसी की आलोचना कर रहे हैं कि इनके जो लोग हैं गलत सलत बयान देते रहते हैं, इतिहास की गलत, जैसे बुद्ध और अशोक के बारे में तमाम बातें होती रहती हैं, देश को नपुंसक बना दिया, कोई बहस करने को तैयार नहीं है, कोई मंच पर बहस करने को तैयार है, हाँ, लेकिन अब पोस्ट लिख दिए, भाषण दे करके मंच से चले गए, तो डिबेट करने को कोई तैयार नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई न कोई बयान बहादुर हैं, हाँ, मतलब बयान देते रहते हैं। अब वो क्या बोलेंगे उन्हें खुद पता है। हैं? आप देखिए कि बाम सेट के लोग किस ढंग से बयान देते हैं, बीजेपी का आईटी सेल किस ढंग से बयान देता है, और आज बसपा सपा आरजेडी तमाम के जो बयान बहादुर हैं वो पूरा इतिहास भूगोल और क्या क्या मतलब व्याख्या करते रहते हैं। तो आपको अगर एक स्वस्थ वातावरण बनाना है, जैसा कि भारत में कहा कि हम बी द पीपुल ऑफ इंडिया का समाज बनना है, जिसमें हर धर्म के लोग हैं, हर समाज का अपना ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, मानते हैं वो, अब वो गलत हैं सही हैं क्या हैं वो अलग बात है। तो पूरे देश को एक सामंजस्य से, एक समन्वय से मिलजुल करके बेहतर ढंग से लोग रहें, ये ज़रूरी है कि बजाय आप मुद्दे आधारित कोई न कोई बात इस ढंग से, तो हर राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इतिहास की कैसे व्याख्या करनी, पहले तो इतिहास पढ़े नहीं, इतिहास जानते नहीं, इतिहास की व्याख्या क्या करेंगे, सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार इतिहास की व्याख्या करते हैं। उसी व्याख्या में राणा सांगा की भी बात कह दी है, जो कि मेरे ख्याल से न इतिहास सम्मत है न आज के माहौल के लिए सही है। लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय ने गलती की तो हमारे करणी सेना वाले और गलती की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर देते, तलवार लहराने की क्या बात है भाई। आप क्या कहना चाहेंगे सांसद जी ने जो कहा उनके लिए, और करणी सेना क्या जो विवाद चल रहा है वो किस तरह से थमना चाहिए? देखिए कायदे से सांसद महोदय को खेद प्रकट करना चाहिए, अपनी बात को वापस लेना चाहिए। भले पार्लियामेंट में कहा, लेकिन मैसेज तो पूरे देश में चला गया ना। और करणी सेना जैसे मतलब सेना क्या है भाई, देश में सेना बना रहे, भीम सेना, करणी सेना, हाँ, जंगल सेना, रणबीर सेना, क्या ये सेनाओं का मतलब है? सेना तो एक भारत की सेना है ना भाई, हैं? लेकिन अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं भाई, आपकी अगर 5 लोगों की सेना है तो मेरी 5000 की सेना है, तो भाई आप भी बनाए रहो मैं भी बनाए रहूँ, क्योंकि आपके सेना का कोई महत्व नहीं, मेरी तो 5000 वाली सेना है। तो जिसको जो नैरेटिव सूट कर रहा है वो इस देश में कर रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। इस पर कोई न कोई एक नियम कानून बनना चाहिए भाई। नियम तो है कि आप हिंसक प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो तलवार के साथ प्रदर्शन क्या है? हिंसक प्रदर्शन है कि नहीं है? हाँ, एक ढंग से चुनौती देना हुआ कि नहीं हुआ? हैं? आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, जिस प्रदर्शन में हज़ारों तलवार लेकर के लोग जुटे, अब कोई बात हो जाता तो क्या हो जाता? ये तो जैसे दिल्ली में नादिर शाह ने किया, हो सकता उस दिन आगरा में हो जाता। तो ये चीज़ें गंभीरता से सरकारों को रोकनी चाहिए। अगर नियम कानून बहुत स्पष्ट नहीं है तो बनना चाहिए। वैसे नियम कानून बड़ा स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, हिंसक प्रदर्शन में आता है। और हमारे
लोगों की भी इस ढंग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। कदाचित पता नहीं सांसद महोदय ये जब भाषण देने गए थे तो पार्टी में डिस्कशन होता है ना कि हम किस ढंग से कौन सी चीज़ रखेंगे, गाइड किया जाता है। हाँ, और पार्टी के लाइन पर ही आप किसी चीज़ पर बोल रहे हैं तो पार्टी की लाइन मानी जाती है। जो भी एमपी बोले, किसी का व्यक्तिगत राय नहीं होता पार्लियामेंट में। हाँ, पार्टी की एक लाइन होती है। तो अब शायद वो भी परंपरा नहीं है, एक्सटेम्पोर सब जा कर के जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। तो अपने अपने पार्टियों का भी एक प्रशिक्षण, आंतरिक प्रशिक्षण का एक कोई सिस्टम विकसित होना चाहिए कि भाई इस मुद्दे पर आपको क्या बोलना है या आप क्या बोलना चाहते हैं तो ज़रा बता दीजिए। भाई पार्टी विचार कर दे कि ये बोलना है कि नहीं बोलना है, बोलना है तो किन शब्दों में बोलना है, कैसे बोलना है। हाँ, तो सर ये सारी जो बयानबाजी होते हैं तो कहीं ना कहीं सर आप जो पार्लियामेंट में बोलना, पार्लियामेंट जो सत्र चलता है, सेशन चलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है देश के मुद्दों पर बात में। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं देश की जो मूलभूत मुद्दे होते हैं कहीं उनसे भटकाने का तो नहीं है कि इस तरह की जो किस तरह से क्या मतलब। देखिए ऐसा है ना कि जैसे वो दो बांके नहीं कहानी पढ़ा है भगवती चरण वर्मा की, कि वो लखनऊ में बालू के ठीके पर कब्जा करना था। तो दो बांके माने गुंडों का, जैसे माफिया गैंग, दो का गैंग है। उन गैंगों में सब देख रहे हैं कि ये गैंग में आज वार होगा। वार में होता क्या है, एक तलवार रखता है तो दूसरा दो तलवार रख, तो वो 4 रख देता है, वो 5 रख देता है, वो 1 कट्टा रखता है, दूसरा 2 कट्टा रख देता है। बाद में ये हुआ दोनों हाथ मिलाते हैं कि भाई आधा तुम बांट लो और आधा हम बांट लें, और बाकी जनता आतंकित है। जनता को कुछ नहीं आता भाई। अच्छा ये बताओ कि मुग़ल क्या थे, राणा सांगा क्या थे, या इतिहास कैसा था। अब उसका आज के रोजी रोटी, शिक्षा, इन चीज़ों से क्या लेना देना। आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को तो मकान चाहिए, शाम को सोने के लिए कायदे का साफ सुथरा, उसके बच्चों को शिक्षा चाहिए, उसको भरपेट भोजन चाहिए, उसके लिए रोज़गार चाहिए। मतलब भोजन मुफ्त का नहीं, रोज़गार से सृजित भोजन, श्रम से सृजित जिसे कहेंगे। और जब वो कहीं आए जाए, उसकी बहन बेटियां, बीवी सब सुरक्षित रहें, वो सुरक्षित रहें, और इस देश में सभी मिलजुल करके एक बेहतर वातावरण में रहे। यही देश तो चाहिए। हमारे देश सीमाओं पर मजबूत हो, हमारे किसान समृद्ध हो, हमारे नौजवानों को रोज़गार हो, शिक्षा हो, शऊर हो। हाँ, और राजनीति जिस ढंग से हो रही कि भाई हर नौजवान को राजनीति करने का स्पेस मिले, इस पर कभी चिंतन हो रहा है? नहीं हो रहा। आज जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, इस पर कभी चिंतन किए कि भाई राजनीति में हर नौजवान को हमारे यहाँ स्पेस है। और स्पेस का मतलब हुआ आए हर नौजवान हमारे यहाँ इस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। किसी पार्टी में स्पेस? पूरे देश की किसी पार्टी में नहीं है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके। हाँ, हर जगह मैच फिक्स है। तो इन मुद्दों पर न हो करके इतिहास के मुद्दे, ये सस्ती मुद्दे, ये बैकवर्ड को, अरे भाई एक घटना घट गई, मान लो एक दलित की किसी बालिका के साथ बलात्कार हो गया, पिछड़े वर्ग की किसी जाति के साथ बलात्कार हो गया, किसी की हत्या हो गई, तो एक वो घटना है ना। उस घटना पर कहिए कि 90,000 घंटे का वीडियो जारी हो जाए, सब डिबेट हो जाती है। लेकिन वो घटना घटी क्यों? उस पर चर्चा नहीं थी। उस घटना को करने की हिम्मत कैसे पड़ी? वो कौन सी व्यवस्था है, वो कौन सी ताकतें हैं जो उस घटना को करने की मानसिकता पैदा की? इस पर कभी चर्चा होती है? हाँ? नहीं होती। भाई आज उत्पीड़क लोग सत्ता में क्यों हैं और 85% शोषित समाज के लोग क्यों सत्ता से बाहर? इस पर क्यों नहीं चर्चा होती? नहीं होती है। शोषित समाज के नेता ही नहीं बात करना चाहते। शोषित समाज के नेता वो कहते हैं हमें क्या विमर्श करना। आप तो कई लोगों से डिस्कस कर चुके, तो हम तो 20 किताबें लिख चुके, हम तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम हमारी तो पत्रिकाओं में और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लेख छपते रहते हैं। हमें डिबेट की क्या ज़रूरत है? अरे डिबेट की ज़रूरत है भाई। बिना डिबेट के तो आप एक तरफी बात करते रहेंगे। एक तरफा बात करने से तो कोई समाधान नहीं निकलता ना। आप न किसी की बात सुनना चाहते हैं, न बहस करना चाहते हैं। हाँ, तो बिना विमर्श और बहस के नहीं होगा। और आज पूरे देश में हम लोगों का कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ बहस हो, हाँ, जहाँ सब बैठे शांति से बहस करें। हाँ, तो जब तक आप बहस नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, विमर्श नहीं करोगे, एक साथ बैठोगे नहीं, तब तक रास्ता कहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं। और सिर्फ घटनाओं पर होते रहिए। ये घटनाएं तो बीमारी हैं। हाँ,
तो ये जो मुद्दे हैं इस तरह के, ये कहीं ना कहीं जनता के मेन मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए हैं, या फिर ये माना जाए कि पार्टियां की जो लाइन है उसमें तय होते हैं? ये देखिए, मुद्दा मुख्य रूप से भटकाने वाले ही हैं। जैसे मैंने कहा कि मूल मुद्दा क्या है। मूल मुद्दा यही है ना कि सबसे पहले दुनिया में, हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होगा ना, ठीक, पहला तो यही काम होगा। बच्चा जब पैदा हो रहा है तो 9 महीने माँ के गर्भ में रहेगा, तो वो गर्भवती स्वस्थ हो, सबसे बड़ा देश का मुद्दा ये है। वो सुरक्षित पैदा हो जाए, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तीसरा, वो कायदे से पढ़ ले। चौथा है उसको कायदे से रोज़गार मिल जाए, ठीक। इसके बाद परिवार को रहने का कायदे से घर द्वार हो, और समाज में एक ऐसा वातावरण हो कि चाहे गांव में या रिमोट एरिया में या जंगल में भी अगर एक किसी का मकान हो तो वो सुकून से रात को सो सके। सीमाओं पर हमारा देश सुरक्षित हो, ज्ञान विज्ञान की प्रगति, यही तो मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर कौन सा काम हो रहा है, इन मुद्दों पर कौन सी चर्चा है? हाँ, दुर्भाग्य तो यही है कि इन मुद्दों पर ही चर्चा नहीं हो रही। तो चर्चा हो भी रही है तो वो एक तरफा चर्चा हो रही है। ऐसा है, इन मुद्दों पर चर्चा ये हो रही है कि हम आएंगे तो तुम्हें स्वर्ग का द्वार खोल देंगे। तो भाई, आप आओगे ही नहीं तो द्वार कहाँ से खोलोगे? पहले तो यही होना चाहिए ना कि हम ये मुद्दे हम आएंगे तो हल करेंगे। दूसरी चीज़ होना चाहिए, तुम आओगे कैसे? हाँ, तो जब इन मुद्दों पर बात हो तब ये बात होगी ना कि आप आओगे कैसे। आप आओगे कैसे, इस पर चर्चा नहीं है। अरे हम हैं तो मुक्तिदाता, मेरे पीछे लाइन लगा लो। और तुम्हारे पीछे लाइन लगाकर लोग देख चुके हैं, मुक्ति मिली नहीं। हाँ, आज दलित पिछड़ों के जितनी पार्टियां हैं पूरे देश में, 3 एजेंडा है उनका। क्या एजेंडा है? पहला अपना लूट करना, दूसरा अपने परिवार के लिए लूट करना, और तीसरा अपने जाति के लिए लूट करना। चौथा किसी का एजेंडा नहीं है, बाकी सब मुखौटे हैं। बाकी समाजवाद, सामाजिक न्याय, पीडीए, हिंदुत्व, सब मुखौटे हैं ये सब। तो आपने सुना हमारे साथ थे तपेन सर ने कहा कि जो मुद्दे हैं इतिहास में जो जा रहे हैं, इतिहास में जाके जो बात कर रहे हैं, ज़रूरत उस चीज़ की नहीं है। देश में क्या होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होनी चाहिए, देश में एकता कैसे आए, देश के जो बुनियादी मुद्दे उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो रही है। सांसद जी ने जो कहा उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतिहास में जाकर उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राणा सांगा एक बहादुर व्यक्तित्व थे। उन्होंने बाबर से युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और जो करनी सेना जिस तरह का प्रदर्शन किया, तलवारें लहराई, ये सब किया, वो भी गलत है। लोकतांत्रिक देश में तलवारें लहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन करना था, विरोध प्रदर्शन करना, शांति से अपना विरोध प्रदर्शन करते। उनको अपने रामविलास सुमन जी को अपने शब्दों पर जो उन्होंने बोला है उस पर खेद प्रकट करना चाहिए, ऐसा तपेन सर का कहना है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप मेरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।